हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संविधान के रक्षक के रूप में है, जिसका दायित्व तो योग्य न्यायाधीशों के कंधों पर है। आइए देखते हैं कि न्याय देने वाले इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी। वहीं अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि अन्य न्यायाधीशों के मामले में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की भी राय ली जाएगी। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि संविधान इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की किसी स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता। संविधान लागू होने के बाद आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उस समय के सीजीआई के परामर्श से नियुक्त किया जाता था। लेकिन अभी तक के न्यायिक इतिहास में 2 बार ऐसे अवसर आए जब इस परंपरा को तार-तार किया गया। 23 मार्च 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 के मुकाबले 7 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय देते हुए इंदिरा सरकार के मनमाने संविधान संशोधनों पर नकेल कसने की कोशिश की। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सीकरी 23 मार्च को रिटायर हो रहे थे। ऐसे में परंपरानुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजीआई की शपथ लेनी थी, लेकिन इंदिरा सरकार ने परंपरा को तोड़ते हुए 3 सीनियर जजों को बाईपास करते हुए जस्टिस एएन रे को सीजीआई नियुक्त करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने सहमति दे दी। जस्टिस रे केशवानंद भारती बाद में उन 6 जजों में शामिल थे जिनका फैसला सरकार के पक्ष में था। दूसरी बार 1977 में इंदिरा सरकार ने वरिष्ठ जज एचआर खन्ना को दरकिनार करते हुए जस्टिस एमएच बेग को सीजीआई नियुक्त कराया, क्योंकि जस्टिस खन्ना अपने फैसलों से इंदिरा सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। इन दोनों ही नियुक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से कोई परामर्श नहीं लिया गया। 1981 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, जिसे प्रथम न्यायाधीश मामला भी कहा जाता है, में 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि नियुक्ति के समय सीजीआई से ली गई परामर्श मात्र विचारों का आदान प्रदान है, न कि उनकी सहमति। अतः उस परामर्श को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति के विवेक पर है। 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, जिसे द्वितीय न्यायाधीश मामला कहा जाता है, में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने निर्णय में अपने 1981 के आदेश को पलटते हुए सीजीआई के परामर्श को अनिवार्य सहमति में बदल दिया, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी था। इसी ऐतिहासिक निर्णय ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम कोलेजियम व्यवस्था को सामने रखा और कहा कि सीजीआई की सहमति सीजीआई सहित 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहमति मानी जाएगी। 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श प्रक्रिया में सीजीआई के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बने कोलेजियम से परामर्श करने पर बल दिया और कहा कि 2 जज के भी विपरीत राय होने पर उन्हें सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। आइए अब हम इस कोलेजियम प्रक्रिया को देख लें। यह संविधान में निहित न होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अस्तित्व में आई है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। इसकी अध्यक्षता सीजीआई करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो अपनी सिफारिश सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजते हैं। हाई कोर्ट्स के कोलेजियम की अध्यक्षता मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जिसमें 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इसके द्वारा अनुशंसित नाम सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। सरकार की भूमिका कोलेजियम की सिफारिश के बाद मात्र आईबी द्वारा उस व्यक्ति के पृष्ठभूमि के जांच तक सीमित है। हालांकि सरकार कोलेजियम की सिफारिशों पर आपत्तियां उठाकर स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन पुनः उन्हीं नामों को अनुशंसा करने पर सरकार के लिए मानना बाध्यकारी है। जजों द्वारा खुद की नियुक्ति की इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर यह कहकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि कोलेजियम के निर्णयों के कारणों को सामने नहीं लाया जाता। वहीं नेपोटिज्म के भी आरोप इस पर लगते रहे हैं। ऐसे में न्यायालयों द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर बल देने के साथ साथ चेक एंड बैलेंस के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए,
जिससे न्यायपालिकाओं पर लोगों का विश्वास कायम रहे। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।